हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं दर्जा 12वीं की साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के लिए जो उर्दू चलती है का हिस्सा 2 उर्दू जबान वो लेकर आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले मैंने सिलेबस डाला है कि उर्दू में कितना नंबर किससे पूछा जाता है। इसको आप इंड में देख सकते हैं, इसके आखिर में। इसके बाद चूंकि आपने ये देख रहे होंगे कि ये बोर्ड पर लंबा चौड़ा क्या लिखा गया है। इस लंबा चौड़ा से लगभग 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 12 नंबर के सवालात पूछे जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 16 से 17 नंबर का हो जाता है। और ये याद रखने पर आपके आसानी से नंबर हल हो सकते हैं और आसानी से नंबर आ सकते हैं। मैंने इसको पहले बताया कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव OMR पर होता है और 50 नंबर की कॉपी लिखनी पड़ती है। तो आइए मैं सबसे पहले आज आपको विषय सूची या फेहरिस्त की जानकारी दूं। पहली कहानी आपके में है, पहला जो है उन्वान वो है नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जवानी। कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, ये सिन्फ है खाका। खाका उसे कहते हैं जो किसी शख्सियत के बारे में लफ्जों के जरिया उनकी तस्वीर कसी की जाए, उनके बारे में बताया जाए कि वो कैसे हैं, कैसे थे, या उनकी जो ये फितरत है वो थी, क्या उनके तरीके थे। तो ये खाका है नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जबानी, जिसके खाका निगार हैं मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। खाका निगार है मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। और एक चीज आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत कम जानकारी के हिसाब से इस पर लिखने की कोशिश किया। ये नाम हो गया आपका, जो आपके में जो उन्वान है वो ये असनाफ सिन्फ की जमा है। कौन किस सिन्फ में आता है, मजमून में, खाका में या इसमें। इसके बाद मैंने लिखा यहाँ लिखने वाले का नाम। बहुत सारे लोगों के जहन में आता होगा कि ये लिखने वाले का नाम क्यों लिखे। वो इसलिए लिखे कि यहाँ मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ सिन्फ सामने आए हैं, जैसे है खाका, मजमून, उसके बाद है इंसाइया, दास्तान, अफसाना, खुतूत। तो ये जो हैं इसके सबको अलग अलग बोलेंगे। इनके लिखने वाले, खाका के लिखने वाले को खाका निगार बोलेंगे, मजमून लिखने वाले को मजमून निगार बोलेंगे, इंशाइया लिखने वाले को इंशाइया निगार बोलेंगे, दास्तान लिखने वाले को दास्तान निगार बोलेंगे, और अफसाना लिखने वाले को अफसाना निगार बोलेंगे, खुतूत लिखने वाले को खुतूत निगार बोलेंगे। इसलिए मैंने यहाँ लिखने वालों का नाम लिया। यह आपके जहन में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अफसाना निगार क्यों नहीं लिख दिए, मजमून निगार क्यों नहीं लिख दिए, तो यह सब फिर जो सिन्फ था ये फेल कर जाता। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बैग का पहला आपके में है नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जवानी। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश में थोड़ा सा मामला कंफ्यूजन वाला है, थोड़ा सा मामला सस्पिशन वाला है, यानी इसमें इसको मस्कूक कहते हैं हिंदी में। कुछ दानिश्वर लिखते हैं इनकी पैदाइश 1 सितंबर 1883 ईस्वी को हुई, और खुद उनके मुताबिक यानी मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के मुताबिक जो पैदाइश उन्होंने लिखी है यह है अगस्त 1885 ईस्वी, अगस्त 1885 ईस्वी। और चूंकि जाए पैदाइश यानी पैदाइश का जो जन्म लेने का जो स्थान है उस पर सबका इत्तफाक है, वह है चूड़ीवालान दिल्ली। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश की तारीख में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उनकी जाए पैदाइश में डिफरेंस नहीं है, उनकी जाए पैदाइश में तजाद नहीं है, वो चूड़ीवालान दिल्ली है। और इनकी वफात हुई 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को, 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को हैदराबाद में, जो हैदराबाद अभी तेलंगाना की राजधानी है, जो आंध्र प्रदेश से फुटकर तेलंगाना की राजधानी बनी है हैदराबाद, क्योंकि इनके आबा व अजदाद हैदराबाद चले गए थे दिल्ली से। ये मैं जब इनकी सवानें पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि कैसे गए, क्यों गए। इसके बाद दूसरा है आपका, दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा उन्वान है वो मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल का सिन्फ है मजमून। इसके लिखने वाले हैं ख्वाजा हसन नजामी। ख्वाजा हसन नजामी ने इस मजमून में मिट्टी के तेल की अफादियत, अहमियत पर रोशनी डालते हुए
एक चीज दिखाने की कोशिश की है कि मिट्टी के तेल की वजह से दुनिया के लोग किस तरह उसको अपना शरीके गम बनाते हैं और दुनिया के लोग किस तरह मालदार भी हो जाते हैं। तो ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश दिसंबर 1878 ईस्वी को अंदरून कोट बस्ती निजामुद्दीन दिल्ली में हुई। निजामुद्दीन दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई, किनकी? ख्वाजा हसन नजामी की। और 31 जुलाई 1955 ईस्वी को 31 जुलाई 1955 ईस्वी को इनका इंतकाल बस्ती निजामुद्दीन में ही हुआ, निजामुद्दीन औलिया में, जो दिल्ली में है। आमतौर से लोग दिल्ली में इस चीज को जानते हैं कि निजामुद्दीन बहुत प्रसिद्ध जगह है, जहां लोग, बहुत ही मशहूर जगह है जहां लोग घूमने जाते हैं। तो ख्वाजा हसन नजामी का इंतकाल कहाँ हुआ? पैदाइश भी और इंतकाल भी निजामुद्दीन, बस्ती निजामुद्दीन दिल्ली में हुआ। इसके बाद तीसरा उन्वान है आपका, जो बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, यह भी सिन्फ में मजमून है। इस मजमून के लिखने वाले मशहूर व मारूफ आलिम दीन सैयद सुलेमान नदवी हैं, जो नदवा से फारिग है। नदवा एक मदरसा है, उस मदरसा से इन्होंने डिग्री हासिल की, इसलिए इनके नाम में नदवी लगा। और इनकी पैदाइश 22 नवंबर 1884 ईस्वी को 22 नवंबर 1884 ईस्वी को जिला नालंदा, सूबा बिहार के जिला नालंदा में एक जगह है दिसना, गांव है दिसना में, जो यह गांव जिला नालंदा में पड़ता है और सूबा बिहार में पड़ता है। यहां इनकी पैदाइश 22 नवंबर 1884 ईस्वी को हुई। किनकी पैदाइश? सैयद सुलेमान नदवी की। इसके बाद जब मैं इनकी सवाने बताऊंगा तो इन्होंने कहाँ तालीम हासिल की। और इनकी मौत हुई 23 नवंबर 1953 ईस्वी को कराची में, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क भारत का बंटवारा होकर दो हिस्से में बंट गया था, एक पाकिस्तान दूसरा हिंदुस्तान। तो 23 नवंबर 1953 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ कराची में। तो हम कह सकते हैं कि उस वक्त ये पाकिस्तान में पड़ता है, तो इनका इंतकाल पाकिस्तान में हुआ। इसके बाद चौथा उन्वान है इंशाइया क्या है। इंशाइया क्या है? तो इंशाइया क्या है, इसके ये भी सिन्फ में मजमून है, ये भी सिन्फ में क्या है? मजमून है। और इसके लिखने वाले हैं वजीर आगा, इनको कश्मीरी भी कहा जाता है, वजीर आगा कश्मीरी। इंशाइया क्या है, इसको इन्होंने लिखा। और इंशाइया एक ऐसी सिन्फ है उर्दू में जो पढ़ने वाले को, यानी कारी को, इस हालत में पहुंचा देता है कि वह पढ़ते पढ़ते या तो इतना हंसने लगता है या फिर कभी उसके ऊपर गम छा जाता है। ऐसी सिन्फ है ये जिसमें कभी वह एक हालत में नहीं रह सकता कि बहुत हंसी रहा या बहुत रो ही रहा है। तो ये इंशाइया क्या है, ये जब मैं आपको मजमून पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो वजीर आगा की पैदाइश 18 मई 1922 ईस्वी को सरगोधा में हुआ। क्योंकि मैं यहां पर एक बात आपको क्लियर कर दूं, सरगोधा जब इनकी पैदाइश हुई थी 28 मई 1922 ईस्वी को, तो सरगोधा उस वक्त भारत में पड़ता था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को यह पाकिस्तान में चला गया। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा कि मौजूदा वक्त में यह पाकिस्तान में है, मौजूदा वक्त में यह कहां है? पाकिस्तान में है। और इनकी मौत 7 सितंबर 2010 ईस्वी को लाहौर पाकिस्तान में हुआ। लाहौर पाकिस्तान का एक मशहूर और सनती नगर शहर है, वही इनकी मौत हुई। किनकी? वजीर आगा की, वजीर आगा कश्मीरी। इसके बाद आप आइए, इसके बाद का जो आपके पास इंशाइया है सिन्फ के एतबार से, वो है हिजरत। वो क्या है? हिजरत। हिजरत को हम लोग हिंदी में प्रवास कहते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना। ये हिजरत, इसकी सिन्फ है इंशाइया। इंशाइया के लिखने वाले हैं अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा इसके लिखने वाले हैं हिजरत के। इसमें भी बहुत अच्छी बात कही गई कि हिजरत जो है ये इंसान की जो मुकद्दर है, वो मुकद्दर बन के आई है, मुकद्दर साथ। क्योंकि
हिजरत किए, इससे हम हो सकता है कि जन्नत जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता खोज रहे हो। ये मजमून की सिंफ में इंशाइया है। अहमद जमाल पाशा 1929 ईस्वी को खुल्दाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। एक मोहल्ला है खुल्दाबाद इलाहाबाद का, उसी मोहल्ले में जो उत्तर प्रदेश में है इलाहाबाद, वहां पैदा हुए। और 28 सितंबर 1987 ईस्वी को इनका इंतकाल पटना में हुआ। 28 सितंबर 1987 ईस्वी को इनका इंतकाल कहां हुआ? पटना में। और ये मदफून है, यानी इनको एक दिन बाद, क्योंकि दौरे कल्ब की वजह से, जिसको हम लोग हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं, हृदय घात के नाम से जानते हैं, उसकी वजह से इनका इंतकाल 28 सितंबर 1987 को पटना में हुआ। लेकिन इनको मदफून यानी दफन किया गया, इनको जो मिट्टी दी गई वो है 29 सितंबर 1987 ईस्वी को तिलहट्टा सिवान में, जो इनका ससुराल है, जो इनका ससुराल है, ये सीवान जिला में पड़ता है तिलहट्टा। यहां इनको दफन किया गया। तो एक दिन बाद दफन किया गया। चूंकि इस तरह का क्वेश्चन जो मशकूक क्वेश्चन होता है, क्या जा सकता है कि इंतकाल कब हुआ और मदफून कब किया गया, तो आमतौर से बच्चा 28 सितंबर पर लगा देगा। लेकिन मदफून हुए वो 29 सितंबर को और उनका इंतकाल पटना में हुआ 28 सितंबर को। वो मरे कहां, इंतकाल कहां किए, तो पटना में। मदफून कहां है, तो तिलहट्टा में। ये असल में ये चीज है। उसके बाद आइए आप, उसके बाद बहुत ही मशहूर दास्तान है बागो बहार। बागो बहार एक ऐसी दास्तान है जो मीर अमन देहलवी के ने इसको तालीफ किया है और इन्होंने बागो बहार लिखा। ये सिंफ में दास्तान है और इसके दास्तान निगार हैं मीर अमन देहलवी। मीर अमन देहलवी की पैदाइश, मौत, इस सब पर पर्दा पड़ा हुआ है। इसको किसी ने आज तक वाजे नहीं किया। मैं कोशिश करता हूं कि जब इनकी सवाने पढ़ाऊंगा तो जरूर उसमें आपको इसकी, इनकी जो ये पैदाइश है, जाय पैदाइश है और मौत है, ये बताने की कोशिश करूंगा कि सटीक हो, सही हो। इसके बाद है एक आपको अफसाना टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह इसके सिंफ है, इसका अफसाना। टोबा टेक सिंह का सिंफ क्या है? अफसाना, जिसके लिखने वाले मशहूर अफसाना निगार सआदत हसन मिंटू। सआदत हसन मिंटू। इस अफसाने में दिखाने की कोशिश की गई है कि जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो एक पागल भी पागल खाने में इस बंटवारा को कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन हमारे दानिश्वरों या हमारे नेताओं ने इसको कर दिया। तो बहरहाल उस वक्त के लोगों ने कबूल किया। तो इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है, जो मशहूर अफसाना निगार सआदत हसन मिंटू के जरिए लिखी गई है। और सआदत हसन मिंटू की पैदाइश 11 मई 1912 ईस्वी को पंजाब के लुधियाना गांव में हुआ। पंजाब के लुधियाना जिला के समराला गांव में हुआ। समबराला। सआदत हसन मिंटू की पैदाइश 11 मई 1912 ईस्वी को पंजाब, सूबा पंजाब के लुधियाना जिला के समबराला गांव में हुआ। और इनकी के इस अफसाना को जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको अंदाजा लगेगा कि टोबा टेक सिंह क्या है, टोबा टेक सिंह किसे कहा जाता है। बार क्वेश्चन भी पूछता है कि टोबा टेक सिंह क्या है, एक पेड़ का नाम है या एक नदी का नाम है या एक जगह का नाम है या एक इंसान का नाम है। तो उसके बाद आप आइए, इनकी मौत हुई 18 जनवरी 1955 ईस्वी को लाहौर में। लाहौर मतलब पाकिस्तान में, लाहौर पाकिस्तान में। क्योंकि मौत हुई 1955 ईस्वी में और पाकिस्तान 1947 में बन चुका था, इसलिए जब इनकी मौत हुई तो उस वक्त वो एक मुल्क, अलहदा मुल्क था पाकिस्तान। इसके बाद आप आइए, अगला आपके पास जो आपका जो उन्वान है वो है प्रॉमिस। प्रॉमिस, इसका हिंदी होता है प्रतिज्ञा और उर्दू होता है अहद। असल में ये इंग्लिश के लफ्ज हैं। प्रॉमिस मतलब वादा, अहद। और यह है सिन्फ अफसाना। यह सिन्फ क्या है? अफसाना। और इसकी अफसाना निगार हैं जिलानी बानो। जिलानी बानो ने प्रॉमिस में औरतों के एहसास को दिखाने की कोशिश की है और
वही नहीं बल्कि जब इसकी कहानी को मैं इस अफसाना को पढ़ाऊंगा तब आपको अंदाजा लगेगा कि प्रॉमिस क्या है, किसने लिया। उसमें एक अमू नाम की औरत है, वो अपने 4 बेटों से अपने मरे हुए जिस्म को यानी लाश को उठाने का प्रॉमिस लेती है, वादा लेती है। तो ये कहानी पढ़ाते वक्त बताया जाएगा। जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 ईस्वी को 14 जुलाई 1936 ईस्वी को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुई। बदायूं उत्तर प्रदेश में, जो एक जगह है बदायूं उत्तर प्रदेश में, वहां हुई। किसकी पैदाइश? जिलानी बानो की। लेकिन मैं आपको यह बात बता दूं कि इससे पहले जितने भी अफसाना निगार, मजमून निगार थे, इन सब का इंतकाल हुआ, पर ये अभी तक मौजूद हैं जिलानी बानो। इन्होंने 25 जनवरी 2021 को एक इंटरव्यू दी है डीडी उर्दू पर। 25 जनवरी 2021 को इन्होंने एक इंटरव्यू पेश किया है, इंटरव्यू दी है। किस पर? डीडी उर्दू पर। कब? 25 जनवरी 2021 को। तो जिलानी बानो की मौत का अभी कंफर्म नहीं है, तो इससे अंदाजा लगता है कि वो अभी मौजूद हैं। इस और अभी इनकी उम्र 86 साल बताई जा रही है कि ये 86 साल की हैं और मौजूद हैं। इसके बाद जो आपको एक उन्वान दिखाई दे रहा होगा, भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत, और ये भूले बिसरे गीत ऐसा उन्वान है जो ये बताने की कोशिश किया गया इसमें कि भूले बिसरे गीत अफसाना है, ये लिखी गई है सफ़ी जावेद के जरिया। सफ़ी जावेद के कलम से ये लिखी गई है, या सफ़ी जावेद ने इसको रकम की है, लिखी है। उसके बाद है इनकी पैदाइश 4 जनवरी 1935 ईस्वी को हुई। कब हुई? 4 जनवरी 1935 ईस्वी को। कहां हुई? मुजफ्फरपुर में। कहां हुई? मुजफ्फरपुर में इनकी पैदाइश हुई 4 जनवरी 1935 ईस्वी को। और ये 12 दिसंबर 2019 को इस दुनिया को, दारे फानी को अलविदा कह दिए। कब? 12 दिसंबर 2019 ईस्वी को इस दारे फानी को इन्होंने अलविदा कहा, अलविदा कह दिया। और ये अलविदा जो कहा वो जगह है, वो मुकाम है पटना में। कहां? पटना में इनकी का इंतकाल हो गया, या इस दुनिया को ये छोड़कर चले गए सफ़ी जावेद साहब। और इनके भूले बिसरे गीत को पढ़ाते वक्त में बड़ी अच्छी बात, बड़ी इंटरेस्टेड होती है कि लोग जिस चीज़ से मोहब्बत करते हैं, दोस्ती रखते हैं, वो पुरानी भी हो जाती है तो उसे खोजकर अपने वक्त के मुताबिक उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है इब्राहिम सिक्का। यकीनन ये कहानी, ये अफसाना बहुत ही मजेदार है। इब्राहिम सिक्का का दूसरा नाम अबू होता है, जो अपने गांव में पानी पिलाने का काम करता, साकी का काम करता है। इसका सिन्फ है अफसाना। इसके लिखने वाले हैं सलाम बिन रज्जाक। सलाम बिन रज्जाक एक ऐसे अफसाना नगार गुजरे हैं जिन्होंने उसमें अपने इब्राहिम सिक्का में दिखाया कि 25 साल पहले वो आपको धुरन गांव में उस्ताद बन के जाते हैं, धुरन गांव के प्राइमरी स्कूल में, और 25 साल बाद उसी स्कूल में जांच करने के लिए इंस्पेक्टर की हैसियत से जाते हैं। तो यह कहानी भी बहुत ही मजेदार है। पढ़ते वक्त में आपको अंदाजा लगेगा, हंसी भी है और गम भी है। इसमें एक चीज और भी देखने को मिला है कि लोग अपनी बराबरी से नहीं, दूसरे अपने से ऊंचे लोगों से जब इश्क हो जाता है तो उसे मौत का मजा चखना पड़ता है। तो वो एक चीज दिखाने की कोशिश की गई है। तो इनकी पैदाइश 15 नवंबर 1941 ईस्वी को महाराष्ट्र में एक जगह पनवेल में हुई। कहां हुई इनकी पैदाइश? 15 नवंबर 1941 ईस्वी को पनवेल महाराष्ट्र में इनकी पैदाइश हुई। लेकिन इनकी मौत नहीं हुई, अभी मौजूद हैं, क्योंकि 27 अगस्त 2021 को नए शहर में फेसबुक पर इन्होंने इंटरव्यू पेश किया है। और ये इनकी मौजूदगी का एहसास इसलिए हो रहा है कि चूंकि इनकी मौत अभी कहीं से वाज़ेह नहीं हो रही है सलाम बिन रज्जाक की। तो सलाम बिन रज्जाक का इब्राहिम सिक्का का दूसरा नाम अबू है। बार बार क्वेश्चन में कभी कभी पूछता भी है इसको। इसके बाद जो असल सिन्फ है, जो गुब्बारे खातिर के नाम से आपके यहाँ है, गुब्बारे
खातिर इसके 3 खुतूत इसमें आपके मौजूद हैं। इन्होंने जो आप मकतूब निगार का नाम देख रहे हैं, खत लिखने वाले का नाम देख रहे हैं, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, जो आजाद भारत के पहले वजीर तालीम बने, बल्कि इनको कई सर्फ हासिल है। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के सदर बनने का भी सर्फ इन्हें हासिल है, और ये उस वक्त तक भारत के वजीर तालीम रहे जब तक उनकी मौत नहीं हुई, यानी 22 फरवरी 1958 तक। तो इनकी पैदाइश 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का में हुआ। एक बात आप समझ रहे होंगे कि मक्का में हुआ, क्योंकि इनके वालिद जो थे मक्का मुकरमा में उस्ताद थे, और इनकी पैदाइश वहीं हुई। मक्का मुकरमा से लौटने के बाद ये कलकत्ता में मुस्तकिल तौर पर मुकीम हो गए। यकीनन इनके खुतूत को पढ़ने से अंदाजा लगेगा कि हम उस वक्त के लोग कितनी कितनी मुसीबतें सहकर हमें जंग आज़ादी लड़कर हमें आज़ादी दिलाई है। इसके बाद इनकी मौत हुई 22 फरवरी 1958 ईस्वी को दिल्ली में जब इनकी मौत हुई, इस वक्त ये क्या थे, वजीर तालीम थे। तो वजीर तालीम की हैसियत से पद ओहदा पर रहते हुए इनका इंतकाल हुआ। तो ये थी, अभी मैंने आपको जो फहरिस्त बताई है इसकी थी, नफर की थी, नफर। इसके बाद नजम वाले हिस्से होंगे। इसके बाद फिर एक है इजाफी हिस्से, इजाफी मुताला, मजीद मुताला के नाम से, उसमें कुछ मजमून है, वो मैं बताऊंगा आपको। इससे पहले मैं आपको एक बात कहूं, एक गुजारिश मेरी है, आप मेरे चैनल को यानी आदर्श ज्ञान सेंटर को सब्सक्राइब करें, और मेरे इस वीडियो को लाइक करते हुए आइकॉन का बटन, बेल का बटन दबाकर हमारे साथ देने की कोशिश करें, ताकि हम आगे बढ़ते रहें, आप भी मेरे साथ आगे बढ़ते रहें। मैं बहुत ही इंटरेस्टेड चीज आपके सामने लेके आता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कम वक्तों में, कम समय में आप अच्छे ढंग की तैयारी करके अच्छा से अच्छा नंबर उठाएं। मेरी एक कोशिश होती है कि आप टॉप 10 में बिहार में कैसे आए। इस कोशिश को सामने रखकर मैं ये सारी मेहनत आपके साथ करता हूं। आप मुझसे जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। इसके बाद मैं आपके सामने लेके आऊंगा नजम वाला हिस्सा, जो अगले वीडियो में होगा। मैं आज कवायद भी अब आपके सामने आने लगा है, कवायद के भी बहुत सारे ये बताए गए हैं, वो भी आपके सामने आ रहा है, उसको भी देखें और इस पर पढ़कर इसको याद कर आप एग्जामिनेशन में बैठे, जरूर आप अच्छा करेंगे। मेरी दुआएं आपके साथ है, आप अच्छा करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।